दिल्ली का आनंद विहार बस अड्डा साल के आखिरी सप्ताह में भीड़ और धुएं से भरा हुआ था। लोग थैलों से लदे हुए अपने अपने गंतव्य की ओर दौड़ रहे थे। किसी को घर लौटने की जल्दी थी, किसी को नौकरी छोड़ने की। हर चेहरे पर थकान की परछाई और उम्मीद की झलक थी। बस अड्डे के एक कोने में, जहां कूड़े के ढेर की बदबू से लोग दूर ही रहते थे, एक भिखारी बैठा था। उसका नाम कोई नहीं जानता था। उसके फटे कपड़े, धूल से सने चेहरे और सूनी लाल आंखों को देखकर कोई भी नजर फेर लेता। लोग उसे देखकर या तो अफसोस जताते या घृणा से दूर हट जाते। कुछ बच्चे पास से निकलते हुए खिलखिलाते हुए उसकी ओर इशारा करते, जैसे वह इंसान नहीं, कोई तमाशा हो। लेकिन वह भिखारी सिर्फ कोई सामान्य भिखारी नहीं था। उसका नाम था राघव मेहरा। मेहरा मोटर्स का युवा सीईओ, एक अरबपति जिसने जीवन के शिखर को छुआ था, लेकिन अब विश्वास की तलाश में नीचे उतर आया था। कुछ साल पहले उसकी मंगेतर ने उसे सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह उस वक्त आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। वह लड़की किसी और रईस से शादी कर चुकी थी और राघव के दिल में एक गहरी दरार छोड़ गई थी। तब से उसे किसी के इरादों पर यकीन नहीं रहा। राघव ने तय किया था कि वह अपना सच्चा जीवन साथी तभी चुनेगा जब वह देख सके कि कोई उसे उसके बिना धन और पद के भी स्वीकार करता है। इसी उद्देश्य से वह अब फटेहाल भिखारी बन आनंद विहार बस अड्डे के एक कोने में बैठा था, ठंड में कांपता हुआ, 2 दिन से बिना खाना खाए। उसी शाम एक साधारण सी दिखने वाली लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथ में एक पॉलीथीन बैग था जिसमें कुछ गर्म पराठे और केले थे। वह लड़की थी अनन्या सिंह, बिहार के मिठापुर गांव की एक मजदूर की बेटी जो दिल्ली में एक ढाबे में काम करती थी। उसके बाल एक साधारण रबर बैंड से बंधे थे और कपड़े पुराने परंतु साफ सुथरे थे। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी रोशनी भी थी, उम्मीद की, करुणा की। अनन्या ने पहले तो भिखारी को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह रुक गई। वह उसके पास झुकी, बिना डर या घृणा के। भैया, कुछ खाया नहीं क्या आपने? देखिए, मेरे पास ज्यादा नहीं है, पर ये पराठे हैं, गर्म हैं, खा लीजिए। भिखारी बने राघव ने उसकी ओर देखा, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो। इतने लोगों में से सिर्फ यही लड़की उसके पास आई थी। उसका गला सूखा हुआ था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से कहा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ठंड भी बहुत है। अनन्या ने बिना कुछ कहे बैग से एक गरम पराठा निकाला, केले का एक टुकड़ा दिया और फिर अपने गले से पुराना ऊनी पश्मीना दुपट्टा उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। ये दुपट्टा मेरी माँ का था। बहुत पुराना है, पर गरम है। रख लीजिए, रात में ठंड बहुत लगती है। इतना कहकर वह मुस्कुराई और चली गई, भीड़ में गुम हो गई, जैसे एक परी क्षण भर को धरती पर आई हो और फिर लौट गई। राघव देर तक उस दिशा में देखता रहा। पराठे की खुशबू से उसकी भूख जाग चुकी थी, लेकिन उसके दिल में उठी हलचल उससे कहीं गहरी थी। यह लड़की अलग थी, न उसमें दिखावा था, न लालच। उसके पास खुद भी बहुत कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दूसरों के लिए अपना हिस्सा बांटा। जब अनन्या भीड़ में खो चुकी थी, राघव ने अपने फटेहाल कोट की जेब से एक बेहद आधुनिक स्मार्टफोन निकाला। फोन की स्क्रीन चमकी और उसने एक नंबर डायल किया। क्वात्रा, ऑपरेशन दिल से शुरू हो चुका है। मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ चाहिए। नाम, पता, ढाबे का नाम जहां वो काम करती है, उसका परिवार, सब कुछ। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर। सुबह तक पूरी रिपोर्ट हाजिर होगी। राघव ने फोन बंद कर दिया और अपनी मुट्ठी में वो दुपट्टा कसकर पकड़ लिया। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, यह एक निशानी थी,
एक इशारा था कि शायद अब भी इस दुनिया में सच्ची इंसानियत जिंदा है। उसी रात जब आनंद विहार की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी, राघव अकेले बैठा उस दुपट्टे को अपने चेहरे के पास ले गया। उसमें एक मामूली सी गंध थी, साबुन, हल्की सी हल्दी और मिट्टी, लेकिन वह गंध उसे सुकून देती थी। पहली बार वर्षों में उसने अपने भीतर एक अजीब सी गर्मी महसूस की, शायद भरोसे की लौ फिर से जलने लगी थी। और तब उसने तय किया, यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, वह अनन्या से फिर मिलेगा। लेकिन अगली बार न एक भिखारी बनकर बल्कि एक ऐसा आम आदमी बनकर जो उसके जीवन का हिस्सा बनना चाहता है, बिना अपनी सच्चाई खोए। कहानी अभी शुरू हुई थी। अगली सुबह दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित लक्ष्मी नगर के पास एक छोटे से ढाबे में हलचल थी। ये ढाबा कोई खास दिखने वाली जगह नहीं थी, टूटी फूटी कुर्सियां, दीवारों पर तैलीय दाग और बाहर की ओर खुला चूल्हा। लेकिन इस ढाबे की खासियत थी उसकी रोटियां, दाल और वहां काम करने वाले कुछ दिल से जुड़े लोग। इन्हीं में से एक थी अनन्या सिंह। अनन्या हर सुबह ढाबे में सबसे पहले पहुंचती थी। उसके कंधे पर वही झोला होता था जिसमें माँ ने बचपन में किताबें रखवाई थीं, और अब उसमें टिफिन, पानी की बोतल और एक पुराना मोबाइल फोन रहता था। आज सुबह जब वह ढाबे में पहुंची तो मालिकश्री मिश्रा काफी परेशान लग रहे थे। अनन्या बिटिया, एक रसोइये की जरूरत है। मनोहर आजकल बिना बताए गायब हो जाता है। कल रात 3 टेबल छोड़कर चला गया। अनन्या ने माथा पोंछते हुए कहा, काका, अगर चाहें तो कोई नया ढूंढ सकते हैं। कल मैं आनंद विहार पर एक लड़के से मिली थी, अकेला, बेरोजगार लगता था पर शरीफ। मिश्रा जी ने भौहें चढ़ाई। अरे ऐसे ही किसी को ले आए। काम करेगा क्या? चोरी न कर ले। नहीं काका, मैं जानती हूँ वह वैसा नहीं है, मैं बुला लाऊं। थोड़े झिझक के बाद मिश्रा जी ने सिर हिला दिया। ठीक है, पर जिम्मेदारी तेरी होगी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं देख लूंगी, अनन्या ने आत्मविश्वास से कहा। 3 घंटे बाद राघव राजू के रूप में ढाबे में दाखिल हुआ। उसके बाल अभी भी बिखरे थे, पर चेहरे पर हल्की सफाई थी। उसने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहन रखे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था जो अक्सर दिल्ली की ऊंची इमारतों में दिखता है। मिश्रा जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। नाम? राजू, बिहार से हूं। काम आता है? सीखा नहीं, पर करने की कोशिश करूंगा। मिश्रा जी ने उसे हाथ धोने को कहा और फिर सीधे रसोई में ले गए। राजू को सबसे पहले बर्तनों का अंबार मिला, कल की रात से अब तक का सब कुछ। गर्म पानी में हाथ डालते ही उसकी नर्म उंगलियों को जलन सी महसूस हुई। ये हाथ कल तक कॉरपोरेट दस्तावेजों पर साइन करते थे, अब उन्हीं हाथों से जूठे बर्तन साफ हो रहे थे। अनन्या ने धीरे से उसके पास आकर एक कटोरी में सरसों का तेल दिया। ये लगा लो, पानी से हाथ छिल जाएंगे। राजू ने नजर उठाकर देखा, उसकी आंखों में धन्यवाद था। तुम हमेशा सबकी मदद करती हो? अनन्या ने हंसते हुए कहा, सबकी नहीं, बस जिन्हें जरूरत हो। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राजू ढाबे का हिस्सा बन गया। वह सुबह सबसे पहले आता, चूल्हा जलाता, बर्तन धोता और खाली समय में सीखता कि कैसे चाय बनाई जाती है या दाल में तड़का कैसे लगता है। उसके काम करने की शैली में एक अजीब सी लगन थी। जो लोग उसे पहले संदेह की नजर से देखते थे, अब उसे पसंद करने लगे थे। अनन्या को यह देख आश्चर्य होता था। वह सोचती थी कैसे कोई इतना मेहनती हो सकता है बिना किसी शिकायत के। एक दिन दोपहर की भीड़ के बाद जब ढाबा थोड़ा खाली था, अनन्या और राजू साथ बैठे थे।
वह बोली, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता राजू। न परिवार, न गांव, न कुछ और। राजू ने चुपचाप कहा, गांव था, पर अब कोई नहीं है। माँ बाप नहीं रहे। अकेला हूं। माफ करना, मैंने ज्यादा पूछ लिया। नहीं, वह मुस्कुराया। कभी कभी अजनबियों से बात करने से हल्का महसूस होता है। अनन्या भी मुस्कुरा दी। अजनबी कहाँ रहे अब। उनकी यह छोटी सी बातचीत सादगी में गहराई समेटे हुए थी। कोई इकरार नहीं हुआ, लेकिन कुछ था जो अनकहा रह गया। एक शाम जब बारिश शुरू हो चुकी थी और ढाबा जल्दी बंद हो गया था, अनन्या ने राजू को वहीं पास के एक पुराने कमरे में रहने की व्यवस्था कर दी। ये कमरा खाली है। मकान मालिक महीने का 300 लेता है। मैं बात कर लूंगी। राजू ने कमरे की हालत देखी, छत से टपकता पानी, दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़की। लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा पड़ा। राजा को भी महल मिलने से पहले झोंपड़ी मिलती है। अनन्या हंस पड़ी। वाह, क्या बात है। शायर हो तुम। कभी कभी जब बर्तन धोते धोते दिमाग घूमता है। उसी रात जब राजू अपने कमरे में बैठा था, उसने फोन निकाला और क्वात्रा को कॉल किया। अनन्या का प्रोफाइल मिला। जी सर। नाम अनन्या सिंह। पिता नहीं हैं। मां बिहार के मिठापुर गांव में रहती हैं। पढ़ाई 10वीं तक। दिल्ली में पिछले 2 साल से है। चरित्र साफ, कोई लालच नहीं दिखा। ठीक है, राघव ने कहा। मिशन अब दूसरा चरण में जाएगा। मैं उसके साथ गांव जाऊंगा, देखना है सिर्फ लड़की नहीं, उसका परिवार भी ऐसा ही है या नहीं। सर, आप यकीन कर रहे हैं उस पर? नहीं, राघव धीरे से बोला। मैं यकीन करने की कोशिश कर रहा हूं, सालों बाद पहली बार। राघव खिड़की से बाहर देखता रहा। बारिश अब भी हो रही थी। कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में ये बारिश कुछ नया लेकर आई है। पर साथ ही यह भी जानता था कि उसका यह खेल, यह परख कहीं किसी दिल को तो नहीं तोड़ देगा। कहानी अब गहराई पकड़ने लगी थी। 3 दिन बाद एक धुंध भरी सुबह में दिल्ली से बिहार की ओर जाने वाली एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर धीमी गति से सरकी। ट्रेन का नाम था स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और उसमें सवार थे अनन्या और राजू, एक लड़की जो अपनापन बांटती थी और एक लड़का जो सच्चाई तलाश रहा था, भले ही वह छिपे हुए नाम से आया हो। राजू अब पूरी तरह से अपनी नई पहचान में रम गया था, लेकिन दिल की गहराइयों में कुछ सवाल उठने लगे थे। क्या वह सिर्फ परख कर रहा था या अब उसका दिल सच में जुड़ चुका था? क्या उसके फैसले अब भी योजनाबद्ध थे या भावनाओं ने उन पर कब्जा कर लिया था? ट्रेन की खिड़की से बाहर देखती अनन्या ने कहा, मिठापुर छोटा गांव है, लेकिन लोग बहुत सीधे सादे नहीं हैं। उन्हें बाहर के लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं होता। राजू मुस्कुराया, तब तो मैं पहली ही रात घर से बाहर निकाल दिया जाऊंगा। अनन्या ने चुपचाप उसकी ओर देखा। अगर माँ को तुम्हारी सच्चाई पता होती तो शायद कुछ और होता। राजू की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी हो गई। सच्चाई? वह तो अभी तक कही ही नहीं गई थी। जब ट्रेन मिठापुर स्टेशन पहुंची तो प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। कुछ सब्जी वाले, एक चाय की दुकान और एक टूटी घड़ी जो हमेशा एक ही समय पर अटकी रहती थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही एक बैलगाड़ी तैयार थी, वही साधन जो अब भी गांव को शहर से जोड़ता था। अनन्या की मां कमला देवी जब घर के दरवाजे पर राजू को देखती हैं तो उनकी आंखों में संशय झलकता है। उनका चेहरा कठोर है पर आंखें सतर्क। उन्होंने राजू को ऊपर से नीचे तक देखा। पुराने कपड़े, फटे जूते और एक थैला जिसमें कुछ भी मूल्यवान नहीं था। यही है वो लड़का जिसके साथ तू शहर में रहती है?
उन्होंने अनन्या से पूछा, बिना एक बार राजू की ओर देखे। माँ, राजू सिर्फ ढाबे में काम करता है, कोई नाता नहीं है हमारा ऐसा। मैंने उसे इसलिए बुलाया क्योंकि उसके पास और कोई नहीं है। दिल्ली में ठंड में अकेला रहता है। कमला देवी कुछ नहीं कहती। वह सिर्फ दरवाजा खोलती हैं और अंदर जाती हैं। संकेत साफ है, वो मेहमान है पर घर का हिस्सा नहीं। अगले कुछ दिन राजू के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं थे। सुबह 5 बजे उठकर कुएं से पानी लाना, गायों को चारा देना और खेत में कमला देवी के निर्देश पर मदद करना। अनन्या ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन माँ की आंखों में किसी भी नरमी के लिए जगह नहीं थी। अगर तू कहती है कि ये लड़का इंसानियत के काबिल है, तो उसे भी गांव के तौर तरीके सीखने होंगे, कमला देवी ने दो टूक कहा। राजू ने सब कुछ बिना एक शिकायत के किया। वह जानता था, अगर उसे किसी दिन अनन्या का भरोसा जीतना है, तो यह उसकी सबसे जरूरी परीक्षा है। भले ही यह परीक्षा उसकी असलियत के उलट थी। गांव में भी कानाफूसी शुरू हो गई थी। लोग बात करने लगे, दिल्ली से लड़का आया है अनन्या के साथ। कौन है ये? पढ़ा लिखा भी है या बस चाय समोसे बेचता है? कमला देवी की बेटी तो पढ़ने में तेज थी, अब भिखारी टाइप लड़कों को घर ला रही है। इन बातों ने कमला देवी को और कठोर बना दिया। वह अनन्या से नाराज रहने लगीं और राजू को तिरस्कार से देखने लगीं। एक रात जब सब सो चुके थे, राजू छत पर लेटा था, आकाश की ओर देख रहा था। गांव की रातें दिल्ली से अलग होती हैं, वहां न ट्रैफिक की आवाज होती है, न मोबाइल की रोशनी। सिर्फ जुगनों की टिमटिमाहट और दूर से आती किसी मंदिर की आरती की आवाज। वहीं अनन्या आई, चुपचाप उसके पास बैठ गई। सब ठीक है? राजू ने सिर हिलाया। हाँ, शायद यही असली जिंदगी है, जहां हर चीज कमाई जाती है, छत, खाना, इज्जत और प्यार भी। अनन्या ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद वह भी जानती थी कि कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं, कहीं नहीं जाती। अगले दिन गांव में एक नई हलचल हुई। अर्जुन मल्होत्रा, गांव का सबसे अमीर परिवार का बेटा, दिल्ली से लौटा था। वर्षों पहले वह और अनन्या एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अर्जुन ने अपने स्टेटस की वजह से रिश्ता तोड़ दिया था। अब वह वापस आया था, एक नई गाड़ी में, महंगे कपड़ों में और हाथ में मिठाई के डिब्बे। कमला आंटी, मैं चाहता हूं कि जो गलती मैंने की थी उसे सुधारूं। मुझे अनन्या से फिर से रिश्ता जोड़ना है। कमला देवी की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। उन्होंने मिठाई ली और मुस्कुराईं। अब बात बनेगी, उन्होंने धीरे से कहा। राजू, जो आंगन में पोछा लगा रहा था, ने यह सब सुना। उसकी आंखों में हलचल थी, पर चेहरा शांत। उस रात जब गांव में बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, राजू ने पहली बार खुद से सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ परख रहा हूं या मैं खुद इस परीक्षा में पढ़ चुका हूं? लेकिन जवाब शायद अभी आने वाला था। कहानी अब सिर्फ एक परख नहीं, एक टकराव बनती जा रही थी, दिल और सच के बीच, पहचान और रिश्ते के बीच। गांव में अगले कुछ दिन किसी उत्सव से कम नहीं थे। अर्जुन मल्होत्रा की वापसी ने पूरे मिठापुर में हलचल मचा दी थी। उसकी गाड़ी, मोबाइल फोन और महंगे कपड़े गांव के लड़कों के लिए आकर्षण थे और लड़कियों के लिए स्वप्न। बूढ़े बुजुर्ग उसकी उपलब्धियों के किस्से चाय की दुकानों पर दोहराते रहे। सबको लगा कि अर्जुन अब बड़ा आदमी बन चुका है। कमला देवी, जो अब तक राजू से नाखुश थीं, अर्जुन की वापसी से प्रसन्न थीं। वह चाहती थीं कि अनन्या का भविष्य सुरक्षित हो और उनके दृष्टिकोण में सुरक्षा का मतलब था पैसा, प्रतिष्ठा और प्रभाव। अर्जुन में ये सब था।
या कम से कम वह दिखाता ऐसा था। एक शाम कमला देवी ने अनन्या को बुलाया। आंगन में तुलसी के पास बैठी अनन्या के चेहरे पर शांति थी, लेकिन मां की आवाज में चिंता। बेटी, अर्जुन तुझसे फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता है। उसने गलती मानी है। अब वो बदल गया है। सोच ले, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जैसे किसी और सवाल का जवाब तलाश रही हों। कमला देवी ने दोहराया, वो लड़का राजू, वह क्या देगा तुझे? न जात, न धन, न कोई भविष्य। मां, अनन्या ने धीमे से कहा, भविष्य कोई और नहीं बना सकता। वो तो हम खुद बनाते हैं। बना सकते हैं, जब पास संसाधन हो, मां ने कठोरता से कहा। दूसरे दिन अर्जुन ढेर सारे उपहारों के साथ घर आया, फल, मिठाइयाँ, शॉल और दिल्ली से लाए हुए डिओड्रेंट और चॉकलेट तक। वह हर किसी को प्रभावित कर रहा था। गांव में लोग कहने लगे, अर्जुन तो बहुत बदल गया है। अब वो सही मायने में लायक दामाद है। अनन्या की किस्मत खुल गई। लेकिन राजू, जो चुपचाप घर के पीछे लकड़ी काट रहा था, सब देख रहा था, सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्का कंपन था, जैसे दिल में कोई तूफान उठने वाला हो। एक शाम अर्जुन ने सीधे राजू को टारगेट किया। वह बाहर चबूतरे पर बैठा था, मोबाइल में कुछ स्क्रॉल करता हुआ, और जैसे ही राजू पास से गुजरा, उसने टोका, अरे भाई, दिल्ली में भी बर्तन धोते हो या अब प्रमोशन मिला है? राजू ने शांत स्वर में जवाब दिया, काम कोई भी हो, मेहनत से किया जाए तो छोटा नहीं होता। बात तो ठीक कही, अर्जुन हंसा, पर तुझसे एक सलाह लेनी है। जब मैं और अनन्या शादी करेंगे, तो दिल्ली में एक नया घर लेंगे। सफाई के लिए कोई चाहिए होगा, तो मैं तुझे जरूर याद रखूंगा। गांव के कुछ लड़के जो पास बैठे थे, हंस पड़े। राजू बस एक पल अर्जुन की आंखों में देखता रहा, फिर चुपचाप चला गया। उस रात राजू ने अपने फोन से कॉल किया। क्वात्रा दूसरी तरफ थे। क्या मिला अर्जुन के बारे में? राजू ने पूछा। सर, अर्जुन का मामला साफ नहीं है। उसके नाम कई उधार हैं, बैंक का क्रेडिट स्कोर खराब है। जो गाड़ी लेकर आया है वो किराए की है, और दिल्ली में उसका कोई स्थायी पता नहीं है। और जो बिजनेस की बात कर रहा है, कोई पंजीकृत कंपनी नहीं मिली। सब दिखावा है। राजू ने फोन काट दिया और खिड़की से बाहर देखा। रात गहरी हो चली थी, लेकिन अब उसे इंतजार था सुबह का, जब वह सच्चाई का एक नया पन्ना खोलने वाला था। अगले दिन गांव में एक छोटी सी सभा रखी गई, अर्जुन की मंशा को औपचारिक करने के लिए। वह मंच पर खड़ा हुआ, माइक पकड़ा और कहा, मैं जानता हूं कि मैंने पहले गलती की थी, पर अब मैं वापस आया हूं, बदला हुआ आदमी। मैं अनन्या से विवाह करना चाहता हूं, और मैं वादा करता हूं कि उसे सारी सुख सुविधाएं दूंगा। लोग तालियां बजा रहे थे। कमला देवी की आंखों में खुशी थी। लेकिन तभी भीड़ में से राजू खड़ा हुआ। एक मिनट, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? लोग चुप हो गए। अर्जुन ने तिरस्कार से देखा, भैया, तेरे पास कहने को क्या है? राजू मंच पर आया, एक पेन ड्राइव निकाली और पास के टीवी से जोड़ दी। स्क्रीन पर वीडियो चला। अर्जुन दिल्ली में एक आदमी से बात कर रहा था। बातचीत में वो कह रहा था, अरे बस गांव की लड़की है, शादी करके उसका नाम यूज करूंगा लोन लेने के लिए, फिर कुछ महीनों में तलाक हो जाएगा। देखना कैसे मूर्ख बनती है। वीडियो समाप्त होते ही भीड़ सन्न रह गई। अर्जुन के चेहरे से रंग उड़ गया। कमला देवी को जैसे किसी ने जमीन से काट दिया हो।
ये झूठ है, अर्जुन चिल्लाया। राजू ने आगे कहा, अगर ये झूठ है तो ये सब दस्तावेज भी झूठ होंगे। उसने अर्जुन के कर्ज, जाली दस्तावेज और फर्जी कंपनी के प्रमाण सभी सामने रख दिए। अब पूरा गांव अर्जुन के खिलाफ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजू ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, कुछ बटन दबाए। सामने खड़ी एक काली गाड़ी से कुछ लोग उतरे, सूट बूट में, संगठित चाल के साथ। सर चलें, एक आदमी ने कहा। राजू ने पहली बार भीड़ की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मेरा नाम राजू नहीं है। मेरा नाम है राघव मेहरा। मैं मेहरा मोटर्स का सीईओ हूं। अब गांव पूरी तरह चौंक गया। कमला देवी तो जैसे मूर्ति बन गई थीं। अनन्या स्तब्ध खड़ी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सबकी नजर राघव पर थी, उस आदमी पर जो कुछ दिन पहले तक बर्तन धोता था, गायों को चारा देता था और अब अरबती निकला। मंच पर सन्नाटा था। लेकिन सन्नाटे से भी ज्यादा भारी थी उस लड़की की चुप्पी, जिसकी आंखों में अब सवाल थे, जवाब नहीं। कहानी अब एक मोड़ पर थी जहां नकाब उतर चुके थे, लेकिन दिलों की परतें अभी खुलनी बाकी थीं। मंच पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी जैसे थम गई थी। गांव के लोग अब राघव मेहरा को देख रहे थे जिसे वे राजू नाम से जानते थे। उनकी आंखों में हैरानी थी, संदेह था और कहीं कहीं ईर्ष्या भी। कमला देवी जो अभी कुछ पल पहले अर्जुन को दामाद बनाने के सपने बुन रही थीं, अब चुप खड़ी थीं। उनके चेहरे पर शर्म और असमंजस की लकीरें थीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नजरें थीं अनन्या की, जिनमें न तो आश्चर्य था न खुशी, बल्कि एक ऐसा खालीपन था जो गहरी चोट के बाद ही आता है। राघव ने भीड़ की ओर देखा और गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि आप सबको झटका लगा है, उसने कहना शुरू किया, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं था। मैं सिर्फ सच्चाई देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि क्या इस दुनिया में अब भी कोई ऐसा इंसान है जो बिना स्वार्थ के किसी पर विश्वास कर सके, जो बिना पैसे देखे किसी को अपना सके। वह अब अनन्या की ओर मुड़ा। मैंने तुमसे झूठ बोला, अनन्या। मैंने अपनी पहचान छिपाई, अपने इरादे छिपाए। पर मैं ये मानता हूं कि शुरुआत में ये सब एक परख थी, एक परीक्षण। लेकिन उसका गला रुंध गया। लेकिन रास्ते में वो परख कब सच्चे प्यार में बदल गई, मुझे खुद भी पता नहीं चला। जब तुमने मुझे पहला पराठा दिया था, जब तुमने वो पुराना दुपट्टा मेरे कंधे पर रखा था, वो सिर्फ दया नहीं थी, वो इंसानियत थी। और वो इंसानियत मेरे भीतर कुछ तोड़ गई थी, कुछ नया बना गई थी। पूरा गांव अब एकटक सुन रहा था। लेकिन अनन्या अब तक कुछ नहीं बोली थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे गिर नहीं रहे थे। फिर वह मंच की ओर बढ़ी। हर कदम जैसे एक तूफान को पीछे छोड़ता जा रहा था। वह राघव के सामने रुकी और धीरे से बोली, तो तुमने मुझे आजमाया? राघव कुछ कहने ही वाला था कि अनन्या ने उसे थप्पड़ मार दिया। एक जोरदार, खामोश थप्पड़। पूरा गांव सन्न रह गया। तुमने मुझे परखा जैसे मैं कोई सामान हूं, अनन्या की आवाज कांप रही थी। तुम्हारा प्यार सच्चा हो सकता है, पर उस प्यार की नींव झूठ पर रखी गई थी। राघव ने कुछ नहीं कहा। वह बस खड़ा रहा, थप्पड़ खाए आदमी की तरह नहीं, बल्कि वो इंसान जो हर शब्द को अपना न्याय मान चुका हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं खुश हो जाऊंगी ये जानकर कि तुम अरबती हो? क्या तुम ये देखना चाहते थे कि मैं भी लालची हूं, स्वार्थी हूं? अनन्या अब रोने लगी थी, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था। अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार था, तो तुम मुझसे सच्चाई के साथ आते। मुझे झूठ में डुबोकर मेरे भरोसे का मजाक क्यों बनाया? राघव की आंखों में नमी थी।
मैं डर गया था। मैं पहले भी धोखा खा चुका था। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या तुम भी वैसी ही हो। और अगर मैं होती, अनन्या ने पूछा, तो क्या तुम चले जाते, मुझे कुछ बताए बिना? क्या मैं बस एक प्रयोग थी? राघव चुप रहा। उसकी चुप्पी ने ही उसके अपराध को स्वीकार लिया। अनन्या ने मुड़ते हुए कहा, तुम्हारा सच जितना भी बड़ा हो, तुम्हारे झूठ ने मुझे तोड़ दिया है। वह मंच से उतरी और भीड़ में खो गई। लोग अब फुसफुसा रहे थे। किसी को राघव से सहानुभूति थी, किसी को अनन्या की चोट महसूस हो रही थी। लेकिन सच यही था कि कहानी अब प्रेम कहानी नहीं रही थी। अब यह एक टूटी हुई उम्मीद की कहानी बन चुकी थी। उस शाम राघव ने गांव छोड़ने की तैयारी की। उसने अपने स्टाफ से कहा, सब कुछ समेट लो, हम कल सुबह निकल रहे हैं। लेकिन सर, आप अनन्या जी से? नहीं, राघव ने कहा, अगर वो मुझे कभी माफ कर पाएगी तो वो खुद आएगी। मैं अब उसके सामने तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे पास उसे देने के लिए सिर्फ सच न हो, न की परख, न झूठ। वह अपने कमरे में बैठा और एक कागज निकाला। उसने एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। हर शब्द उसके दिल से बहता जा रहा था। अनन्या, मैं नहीं जानता कि तुम ये पत्र पढ़ोगी या नहीं, पर अगर पढ़ रही हो तो जान लो, मैंने जो किया वह शायद गलत था, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा हो सकता है जो मुझे मेरे नाम, पैसे और ओहदे के बिना भी अपना सके। अब मुझे एहसास है कि प्यार परखने की चीज नहीं होती। वो तो बिना शर्त दिया जाता है, जैसा तुमने दिया था। अगर तुम कभी भी महसूस करो कि मैं माफी के लायक हूं, तो मैं यहीं रहूंगा अपने सच के साथ। अगर नहीं तो मैं तुम्हारी दी हुई यादों को ही अपनी सबसे बड़ी दौलत मान लूंगा। राघव। वह चिट्ठी उसने उसी पुराने पश्मीना दुपट्टे में लपेटकर मेज पर रख दी, वही दुपट्टा जो अनन्या ने पहली बार उसे दिया था। फिर वह चुपचाप लेट गया। आंखें बंद थीं, पर नींद कोसों दूर थी। राघव अब समझ चुका था, सच्चा प्यार तब मिलता है जब हम खुद को पूरी ईमानदारी से सामने रखते हैं। अब कहानी केवल इस बात पर टिक गई थी कि क्या अनन्या उस टूटी हुई उम्मीदों के पुल को फिर से जोड़ पाएगी। मिठापुर में शाम का सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे डूब रहा था। गांव की गलियों में हल्की हलचल थी, लेकिन उस घर में जहां अनन्या और कमला देवी रहती थीं, एक गहरी चुप्पी पसरी हुई थी। कमला देवी अपनी तुलसी की क्यारी के पास बैठी थीं, हाथ में माला थी, लेकिन मन अशांत। अनन्या अपने कमरे में थी, खिड़की के पास चुपचाप बैठी, उसी पुराने दुपट्टे को बार बार मोड़ती और खोलती रही, वही दुपट्टा जो उसने राघव को पहली बार दिया था और जो अब एक पत्र के साथ लौटा था। उसने कई बार सोचा कि वह पत्र पढ़े या नहीं, लेकिन अंत में उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अगर तुम कभी भी महसूस करो कि मैं माफी के लायक हूं, तो मैं यहीं रहूंगा अपने सच के साथ। अगर नहीं तो मैं तुम्हारी दी हुई यादों को ही अपनी सबसे बड़ी दौलत मान लूंगा। ये शब्द किसी तीर की तरह उसके सीने में उतर गए। वह जानती थी कि राघव ने गलत किया था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके भीतर का इंसान सच्चा था। झूठ ने विश्वास तोड़ा था, लेकिन सच्चाई अब भी कहीं पास ही खड़ी थी, सिर झुकाए क्षमा की प्रार्थना करती हुई। वह धीरे से नीचे आई, माँ के पास बैठ गई। माँ, क्या प्यार में कभी सब कुछ सही होता है? कमला देवी ने चौंक कर उसे देखा। प्यार में कोई गणित नहीं होता बिटिया। वहाँ भावना होती है जो सही गलत से ऊपर होती है। पर भरोसा टूटा हो तो बहुत मुश्किल होती है। अनन्या ने धीरे से कहा, पर अगर वही इंसान फिर से भरोसा कमाने की कोशिश करे तो?
कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हर इंसान गलती करता है, पर जो अपनी गलती को समझे और सुधारे वही सच्चा होता है। अनन्या की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी अब फैसला करना होगा, या तो वह अपने टूटे हुए भरोसे को जीवन भर ढोती रहेगी या उस पर विश्वास करके फिर से आगे बढ़ेगी। अगले दिन गांव में एक और हलचल थी। राघव गांव छोड़ने वाला था। उसके लोग गाड़ी तैयार कर चुके थे, सामान बांधा जा चुका था, लेकिन वह खुद कहीं नहीं दिख रहा था। असल में राघव गांव के मंदिर के पीछे एक छोटे से कक्ष में बैठा था, वही जगह जहां वह कई बार छिपकर अनन्या को देखा करता था जब वह फूल चढ़ाने आती थी। वह वहां बैठा था, शांत, जैसे किसी अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी उसके पास एक आदमी आया। क्वात्रा, सर, कार तैयार है, चलें? राघव ने आंखें बंद की, फिर कहा, नहीं, अभी नहीं, मुझे यहां कुछ अधूरा लग रहा है। सर, सब हो चुका है। अर्जुन का भांडाफोड़, आपकी सच्चाई सबके सामने, अब और क्या? राघव ने धीमे से कहा, मुझे उसका माफ करना अभी बाकी है, और वो मेरे बिना कहे नहीं होगा। उधर अनन्या ने मां से विदा ली। वह साधारण सलवार कमीज में थी, बिना किसी सजावट के। हाथ में वह दुपट्टा था और आंखों में एक निर्णायक चमक। वह मंदिर की ओर चली, जहां राघव होने की संभावना थी। उसे पता नहीं था कि वह वहां मिलेगा या नहीं, लेकिन उसका दिल जानता था जो सच्चा होता है वो कहीं नहीं भागता। मंदिर के प्रांगण में घंटी बजी। पुजारी आरती की तैयारी कर रहा था, लेकिन अधूरी थी, जैसे किसी के इंतजार में हो। और तभी राघव वहां आया। उसकी चाल धीमी थी, कपड़े साधारण, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही तेज था, पश्चाताप का, प्रेम का और इंतजार का। अनन्या उसे देखते ही रुक गई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बिना शब्द, बिना आवाज। फिर अनन्या धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और वही दुपट्टा उसके हाथ में रखा। तुमने ये लौटाया था, एक पत्र के साथ, उसने कहा। राघव ने हाँ में सिर हिलाया। अब मैं ये लौटा रही हूं, लेकिन किसी दाग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, उसने आगे कहा। मैं ये लौटा रही हूं ताकि हम इसे दोबारा साथ में बुन सकें, एक नई शुरुआत के लिए। राघव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम माफ कर पाई? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें समझ लिया है। अब माफ करना कोई बोझ नहीं लगता। फिर पहली बार दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, इस बार बिना किसी झूठ, बिना किसी परख के। मंदिर की आरती शुरू हो चुकी थी। घंटियां बज रही थीं और उनके बीच की अधूरी आरती अब पूरी हो रही थी, प्रेम, पश्चाताप और क्षमा के साथ। गांव के लोग जो दूर से ये दृश्य देख रहे थे, अब कोई सवाल नहीं कर रहे थे। अब सिर्फ एक कहानी थी जिसमें दो लोग गलती और माफी के बीच सच्चे रिश्ते की डोरी को फिर से जोड़ रहे थे। राघव और अनन्या अब केवल प्रेमी नहीं थे, वे जीवन के उन दो किरदार बन चुके थे जिन्होंने साबित कर दिया कि सच्चाई कितनी भी देर से सामने आए, अगर दिल साफ हो तो रास्ता मिल ही जाता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वह एक नई दिशा में बढ़ चली थी। मिठापुर की गलियों में होली का रंग चढ़ चुका था। बच्चे गलियों में रंग उड़ाते फिर रहे थे और औरतें घरों के बाहर चौक पूर रही थीं। हर कोने में अबीर, गुलाल और खिलखिलाहट बिखरी हुई थी। लेकिन इस रंगों के उत्सव के बीच दो दिलों में एक नया रंग चुपचाप पनप रहा था, प्रेम और क्षमा का रंग। राघव अब गांव में एक आम इंसान की तरह रह रहा था। उसने अपने कर्मचारियों को वापस भेज दिया था और खुद मंदिर के पीछे वाले कमरे में ही ठहर गया था।
उसने अपने कपड़े, अपना रहन सहन सब कुछ गांव के मुताबिक बना लिया था, न कोई दिखावा, न कोई पहचान। जैसे वह अब अपने भीतर से ही बदल चुका हो। अनन्या भी अब सामान्य हो चली थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई गंभीरता थी। उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा था, ऐसा कुछ जिसे वह नाम नहीं दे सकती थी, पर महसूस जरूर कर रही थी। कमला देवी ने अब चुप्पी तोड़ दी थी। उन्होंने कोई और रिश्ता नहीं खोजा, कोई और सवाल नहीं किया। शायद उन्होंने भी राघव की आंखों में वह सच्चाई देख ली थी, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि इस बार की होली गांव के चौपाल पर बड़े आयोजन के साथ मनाई जाएगी। सबको न्योता भेजा गया, और सबसे खास बात, इस बार की होली में अनन्या और राघव दोनों की भूमिका विशेष रूप से तय की गई। होली के पहले दिन मुखिया जी ने कहा, हम गांव के सबसे सच्चे प्रेमियों को सम्मानित करेंगे, जो प्रेम को सिर्फ नाम, पैसा या शान से नहीं, बल्कि दिल से निभाते हैं। सबको समझ आ गया कि संकेत किसकी ओर है। होली का दिन आया। चौपाल सज चुका था। हर तरफ रंगों की लहर थी, ढोलक बज रहे थे, और बच्चे रंग भरे गुब्बारों से एक दूसरे को रंग रहे थे। राघव एक साधारण कुर्ता पाजामा पहने आया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार अनन्या को खोज रही थीं। वहीं अनन्या ने आज पहली बार हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी, वह रंग जो होली का प्रतीक है, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत का भी। उसके बाल खुले थे, माथे पर हल्की सी बिंदी, और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जब वह राघव के सामने आई, तो सबने देखा कि दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी, न भावनात्मक न सामाजिक। मुखिया जी ने माइक पर कहा, हमारे गांव में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक शहरी लड़का, करोड़पति होते हुए भी, अपने घमंड को छोड़कर गांव की मिट्टी में घुल गया। और एक गांव की बेटी, जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए अरबों की दौलत को भी ठुकरा दिया। आज इन दोनों का पुनर्मिलन सिर्फ प्रेम की जीत नहीं, बल्कि विश्वास की जीत है। तालियों की गूंज हुई। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। राघव मंच पर गया, और उसने भीड़ की ओर देखा। आज मैं इस भीड़ के सामने अपने दिल की बात कहना चाहता हूं, बिना किसी छुपाव के, बिना किसी योजना के। वह अनन्या की ओर मुड़ा। अनन्या, जब मैं तुम्हें पहली बार आनंद विहार पर मिला था, मैं खुद को दुनिया का सबसे टूटा हुआ इंसान मानता था। लेकिन तुमने अपने छोटे से दुपट्टे और एक पराठे से मुझे वो इंसानियत लौटा दी, जिसे मैंने खो दिया था। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा थप्पड़, तुम्हारी चुप्पी, सब कुछ मैंने अपना प्रायश्चित समझा। और आज अगर तुम इजाजत दो तो मैं एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ। उसने अपनी जेब से एक पुरानी, मामूली सी अंगूठी निकाली, न हीरे की, न सोने की, बस एक साधारण चांदी की अंगूठी। क्या तुम इस बार मेरे साथ सच्चाई में चलना चाहोगी? बिना परख, बिना नकाब। पूरा गांव चुप था। सबकी निगाहें अनन्या पर थीं। कुछ पल वह चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने राघव का हाथ पकड़ा और अंगूठी की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद ये अंगूठी ज्यादा कीमती है, क्योंकि इसमें वो खोट नहीं है जो दिखावे में होता है। फिर बिना किसी औपचारिकता के उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। गांव की औरतें गा उठीं। रंग उड़ने लगे। ढोलक फिर से बज उठे। अब होली सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं रही, यह एक रिश्ते की पुनर्जन्म थी। कुछ देर बाद कमला देवी मंच पर आईं और उन्होंने माइक लिया। मैंने बहुत साल इस डर में बिताए कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन आज मेरी बेटी ने मुझे सिखाया कि रिश्ता वो होता है जो दिल से बना हो, और उसका सम्मान वही कर सकता है जो खुद को सच्चा रखे। उन्होंने अनन्या को गले लगाया और राघव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।
उस शाम गांव में न कोई जात बची, न कोई वर्ग बचा, तो बस एक रंग प्रेम का, विश्वास का और नई शुरुआत का। राघव और अनन्या के बीच अब न कोई परख थी, न छिपा। अब केवल वह रिश्ता था जो होली के रंगों में भीग कर और भी गहरा हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब नया अध्याय शुरू होने वाला था, जब वे इस गांव से निकलकर एक नई राह पर साथ चलने वाले थे, इस बार सिर्फ अपने नाम से नहीं, बल्कि अपने सच से। मिठापुर की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। गांव के कोने कोने में सिर्फ होली का रंग नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी की गूंज थी, एक कहानी जो झूठ से शुरू होकर सच में बदली थी, और जो अब अपने सबसे पवित्र पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। राघव और अनन्या ने तय किया था कि वे शादी करेंगे, लेकिन न दिल्ली के किसी होटल में, न महंगे मंडपों के नीचे। वे शादी करेंगे वहीं जहां यह सब शुरू हुआ था, मिठापुर के खुले खेतों में, उसी धरती पर जिसने उनकी परीक्षा ली थी और अब उन्हें अपनाया था। गांव वालों के लिए यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं थी, यह उस परिवर्तन का प्रतीक थी जहां परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे को गले लगा रहे थे। यह पहली बार था जब एक अरबती बिना शानो शौकत के एक गांव की बेटी से उसी की मिट्टी में 7 फेरे लेने जा रहा था। शादी की तैयारी साधारण लेकिन दिल से की गई थी। गांव की औरतों ने घर की सिल्क साड़ियां निकाली, युवकों ने बांस काटकर मंडप खड़ा किया और बच्चों ने फूल चुन चुन कर रास्तों को सजाया। ढोलक, मंजीरा और शहनाई की धुनें अब हर गली में सुनाई दे रही थीं। राघव ने कहा था, मैं इस शादी में एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा अगर वो खर्च दिखावे में हो, लेकिन अगर गांव के लोग मेरे साथ मिलकर इसे अपनेपन से सजाएं, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी धरोहर होगी। अनन्या की आंखों में इन दिनों एक विशेष चमक थी, न संकोच, न झिझक, बल्कि एक सुकून। वह जानती थी कि यह रिश्ता अब किसी भ्रम या मजबूरी का नहीं, बल्कि बराबरी का था। उसने अपने फैसले से मां का विश्वास जीत लिया था, और अब वह खुद को दुनिया के सामने पूरे गर्व से प्रस्तुत करने के लिए तैयार थी। शादी वाले दिन सुबह सुबह हल्की धूप खिली। खेतों के बीच एक खुला मंडप सजाया गया था, आम के पत्तों की झालरें, गेंदे के फूल और मिट्टी की दीवारों पर हाथ से बने अल्पना। पुरोहित पहले से आकर मंत्रों की तैयारी कर रहे थे। राघव एक साधारण सफेद धोती और हल्के केसरिया कुर्ते में आया। उसके हाथ में न कोई घड़ी थी, न उंगलियों में अंगूठियां, सिर्फ माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में संतोष। अनन्या को उसकी सहेलियों ने तैयार किया था, गुलाबी बनारसी साड़ी, बालों में फूलों की वेणी और गले में मां की दी हुई छोटी सी मोती की माला। उसने किसी पार्लर का मेकअप नहीं किया, कोई डिजाइनर लहंगा नहीं पहना, फिर भी वह सबसे सुंदर लग रही थी, क्योंकि वह सच्ची थी। जैसे ही अनन्या मंडप की ओर आई, ढोल बजने लगे। गांव की औरतों ने मंगल गीत गाए और कमला देवी ने उसे आंखों में आंसू लेकर गले लगाया। जा बेटी, उन्होंने कहा, आज तू सिर्फ दुल्हन नहीं, इस गांव की शान बन गई है। 7 फेरे शुरू हुए। पहला फेरा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का वादा। दूसरा फेरा जीवन की सच्चाई और भरोसे को कभी न तोड़ने का प्रण। तीसरा फेरा धन से ज्यादा सम्मान को महत्व देने की सौगंध। चौथा फेरा हर गलती को माफ करने और हर सच्चाई को अपनाने का संकल्प। पांचवा फेरा परिवार को साथ लेकर चलने का वादा। छठा फेरा समानता और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने की बात। सातवां फेरा और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम को कभी परखने की नहीं, जीने की कसम। मंत्रों के बीच जब राघव ने अनन्या को सिंदूर लगाया, तो दोनों की आंखों में एक साथ नमी थी, न दुख की, न अफसोस की, बल्कि उस सफर की जो नफरत, शक और दर्द से होते हुए इस क्षण तक पहुंचा था। शादी के बाद भोजन भी गांव के ही रंग में हुआ। पत्तलों में परोसा गया खाना, खीर, पूरी, आलू की सब्जी और सबसे आखिर में वही पराठे
जिनसे उनकी कहानी शुरू हुई थी। शाम को जब राघव और अनन्या खेत के पास अकेले बैठे थे, दोनों शांत थे। क्या तुमने कभी सोचा था, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कि तुम्हारा झूठ तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएगा? राघव ने उसकी आंखों में देखा। मैंने तो सिर्फ यह सोचा था कि शायद कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे मेरे पैसों से नहीं, मेरे दिल से पहचाने। और वो इंसान तुम निकली, अनन्या ने कहा। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक भिखारी मेरी जिंदगी का सबसे अमीर रिश्ता बन जाएगा। दोनों हंस पड़े, लेकिन इस हंसी में अब कोई संदेह नहीं था, न डर न असमंजस। बस एक वादा था, साथ चलने का, हर सच को स्वीकारने का, और हर रंग को साथ में जीने का। उस रात मिठापुर के आसमान में सिर्फ चांद नहीं था, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत का उजाला भी था। गांव के लोग देर रात तक गीत गाते रहे, बच्चे आखिरी गुलाल से खेलते रहे, और राघव व अनन्या, दो आत्माएं जो पहले परख में उलझी थीं, अब अपने वचनों में बंध चुकी थीं। और खेतों के बीच वह मंडप, जहां 7 फेरे लिए गए थे, अगली सुबह तक भी वैसे ही सजा था जैसे खुद प्रकृति भी इस रिश्ते की गवाह बनना चाहती हो। शादी के बाद मिठापुर में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन यह बदलाव महज रस्मों और रीति रिवाजों तक सीमित नहीं था। असल परिवर्तन था सोच का, नजरिए का, और उस नए विश्वास का जो राघव और अनन्या की कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में बो दिया था। राघव ने फैसला किया कि वह अनन्या को लेकर वापस दिल्ली तो जाएगा, लेकिन मिठापुर से सिर्फ एक रिश्ता लेकर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी लेकर लौटेगा। उसने 1 सप्ताह तक गांव में रहकर हर गली, हर घर का दौरा किया। उसने किसानों से बात की, बुनकरों से मुलाकात की, और युवाओं के साथ समय बिताया। एक शाम गांव के चौपाल में उसने सभी को एकत्रित किया। जब मैं यहाँ पहली बार आया था, राघव ने कहा, तो मैं खुद को भिखारी की तरह प्रस्तुत कर रहा था। पर सच्चाई यह है कि आप सबने मुझे अमीर बना दिया, आपके स्नेह, आपकी सच्चाई, और आपकी जमीन से। अब मेरी बारी है कुछ लौटाने की। लोग चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। मैं यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर खोलना चाहता हूँ, जहाँ बच्चे पढ़ सकें, महिलाएं सिलाई बुनाई सीख सकें, और युवा तकनीकी शिक्षा लेकर रोजगार पा सकें। इस सेंटर का नाम होगा अनन्या केंद्र, उस लड़की के नाम पर जिसने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया। अनन्या, जो वहीं बैठी थी, एकदम सन्न रह गई। यह घोषणा उसकी अपेक्षाओं से परे थी। कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, आज तुमने मेरी बेटी का नाम अमर कर दिया। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने एक साथ ताली बजाई। यह सिर्फ एक परियोजना नहीं थी, यह एक आशा थी जो वर्षों से सूखी जमीन में बारिश की पहली बूंद बनकर उतरी थी। अगले ही महीने अनन्या केंद्र की नींव रखी गई। राघव और अनन्या दोनों ने खुद अपने हाथों से मिट्टी उठाई, नीम का पहला पत्थर रखा। यह केंद्र महल जैसा नहीं था, लेकिन इसकी दीवारों में सपने थे। वहां की हर ईंट में श्रम था, और हर कोने में किसी की आशा। राघव ने दिल्ली से अपने कुछ अनुभवी सहयोगियों को बुलाया, जिन्होंने मुफ्त में प्रशिक्षण देना स्वीकार किया। अनन्या ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर केंद्र की सफाई, साज-सज्जा और भोजन की व्यवस्था की। वह अब सिर्फ किसी उद्योगपति की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। धीरे धीरे केंद्र में बदलाव दिखने लगा। स्कूल छोड़ चुके बच्चे फिर से पढ़ने लगे, महिलाएं खुद के बनाए कपड़े बेचने लगीं, और युवा शहरों में नौकरियों के लिए जाने लगे, इस बार किसी बिचौलिए के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर। एक दिन जब राघव और अनन्या केंद्र के बरामदे में बैठे थे, तब एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। दीदी, मैंने अपना पहला कविता पाठ किया। मास्टर जी ने कहा मैं मंच पर बोल सकती हूँ। अनन्या ने उसे गले लगा लिया।
राघव ने मुस्कुराकर देखा, यही तो वह सपना था जिसके लिए सब कुछ शुरू हुआ था। उस शाम अनन्या ने पूछा, तुम्हें कभी अफसोस होता है कि तुमने अपनी सारी पहचान छोड़कर यहाँ की जिंदगी चुनी? राघव ने उसकी ओर देखा, पहले मैं पहचान से जीता था, अब मैं अर्थ से जीता हूँ। और यह अर्थ मुझे यहीं मिला है, तुम्हारे साथ। वर्षों बाद दिल्ली के एक बड़े अखबार में एक फीचर छपा, एक अरबपति जिसने गांव को दिया उसका भविष्य। पत्रकार ने जब राघव से पूछा कि उसने सब कुछ छोड़कर ऐसा क्यों किया, तो उसका उत्तर सरल था, कभी एक पराठे और एक पुराने दुपट्टे ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैं चाहता हूं कि अब कोई बच्चा, कोई लड़की या कोई परिवार अपने सपनों के लिए भूखा न सोए और न ही भरोसे को लेकर डर में जिए। समय बीता और अनन्या केंद्र पूरे जिले के लिए एक मॉडल बन गया। दूसरे गांवों से लोग सीखने आने लगे। राघव और अनन्या ने गांव में ही एक छोटा सा घर बनवाया, मिट्टी की दीवारों वाला, आम के पेड़ों से घिरा, और पीछे एक बगीचा जहां अनन्या तुलसी लगाती थी। शाम को जब राघव खेतों से लौटता और अनन्या घर के आंगन में चाय बनाती, तब उनके बीच कोई बड़ा संवाद नहीं होता, सिर्फ आंखों की भाषा होती जिसमें संतोष, प्रेम और पूर्णता के भाव होते। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। यह कहानी अब उस हर इंसान की है जिसने किसी पर भरोसा खो दिया था और फिर कहीं न कहीं से उम्मीद पाई। यह उस हर लड़की की है जिसने समाज की सीमाओं को तोड़कर अपना रास्ता चुना। यह उस हर युवा की है जिसे लगता था कि बड़े सपने सिर्फ बड़े शहरों के लोगों के लिए होते हैं। राघव और अनन्या की कहानी कोई परीक्षा नहीं थी, इसमें झूठ, चोट, परख और असहज सच्चाइयां थीं। लेकिन इन्हीं सबके बीच एक ऐसी ईमानदारी थी जिसने उसे अद्वितीय बना दिया। क्योंकि आखिरकार सच्चा प्रेम वही होता है जो परख को पार कर जाए, और सच्चा रिश्ता वही जो पहचान से ऊपर उठकर उद्देश्य बन जाए।